तो कई बार मैं लोगों को बोलती भी हूँ कि तेजाब से उतना नहीं जला चेहरा जितना लोगों के शब्दों से दिल जलता है। इसको अपनी खूबसूरती और चेहरे का घमंड है, अगर ये मेरे से शादी नहीं करेगी या दोस्ती नहीं करेगी तो इसकी शक्ल बिगाड़ दूंगा। तो पीछे वाले ने एकदम मग्गे से चेहरे पे एसिड मारा और भाग गए। तो मैंने कहा पापा मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, आप कहाँ खड़े हो। उस टाइम मन करता था कि यार मौत ही आ जाती तो अच्छा था। 105 बजे एक लड़की के साथ एसिड अटैक होता है, कोई मदद किसी की नहीं मिलती, इंसानियत नाम की कहीं भी चीज नहीं, किसी ने भी मतलब हाथ नहीं लगाया। कई गाड़ियां गई, कई लोग गए, किसी ने बोला हमें नहीं फंसना इस मैटर पे। कविता मैम को देख के मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैम के साथ ऐसा हादसा हुआ, इन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो इनको देख के हमें भी हिम्मत और हौसला बढ़ता है कि हमें भी ये सब चीजें करनी चाहिए। कविता मैम का थैंक यू कि उन्होंने हमको इस सेंटर खोला और हमको इस काम में इस काबिल बनाया कि हम अपने घर वालों की हेल्प कर पा रहे हैं। अगर आंखों की रोशनी चली जाती तो जिंदगी खत्म नहीं होती, हमें तो और भी गॉड गिफ्ट मिल जाता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं देखने वालों से। आपने आज तक आत्मनिर्भरता की कई मिसालें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो संघर्षों से लड़ते हुए आज जो काम कर रही हैं, उसकी सिर्फ आप मिसाल भर तक ही नहीं देंगे, बल्कि उनके संघर्ष की कहानी आपको उन्हें सैल्यूट करने के लिए मजबूर कर देगी। ये कहानी है एसिड अटैक विक्टिम कविता बिष्ट की। रामनगर की एसिड अटैक पीड़िता कविता बिष्ट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। एसिड अटैक में आंखों की रोशनी खो चुकी कविता बिष्ट ने कई महिलाओं को उम्मीद की किरण दिखाई है, जिसकी बदौलत आज वो महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ ही स्वावलंबन की ओर अपने कदम बढ़ा रही हैं। कविता पर साल 2008 में दिल्ली में एक सिरफिरे ने एसिड अटैक किया था। एसिड अटैक में कविता की आंखें तो गई ही, लेकिन वो 96% झुलस गई। सालों इलाज के बाद भी कविता ने हिम्मत नहीं हारी। आंखें जाने के बाद भी उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत करते हुए कई तरह के प्रशिक्षण लिए। यही कारण है कि आज कविता न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनी है, बल्कि कई और महिलाओं की प्रेरणा बनकर उन्हें हौसले देते हुए आत्मनिर्भर बन रही हैं। 2020 में जब संपूर्ण कोरोना काल आया था, उस टाइम पे महिलाओं को मेन आवश्यकता थी रोजगार की, क्योंकि सब लोग घर पे बैठे थे और कुछ काम नहीं था, कहीं से आमदनी नहीं थी। तो ये 2020 जुलाई 18 तारीख को यहाँ पे कविताज वुमन सपोर्ट होम खोला गया कालू स्थित रामनगर में। और ये पूरा ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया है, गरीब महिलाएं यहाँ पे रहती हैं। और मुझे लगा कि इन गरीब महिलाओं के लिए कुछ ऐसा रोजगार खोलना चाहिए कि ये आत्मनिर्भर हो जाएं और जो गांव की महिलाएं आदमी पे डिपेंड रहती हैं वो ना रहे। तो कुछ नहीं तो मेरे बदौलत अगर इनके घर के चूल्हे जलें तो बहुत खुशी होगी। जब मैंने सेंटर खोला तो उस टाइम पे लग रहा था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे मेरे पास 5 मशीन थी और 5 मशीन से काम शुरू किया। स्टार्टिंग मास्क बनाना सिखाया महिलाओं को, मास्क के ऑर्डर आए, काफ़ी लोगों ने लिए भी। और फिर राखियाँ बनाई, दिवाली का रॉ मटेरियल। फिर मैंने मशीन की रिक्वायरमेंट करी तो मेरे को 26 मशीनें डोनेशन मिल गई, फिर प्लस एक इंटरलॉक मशीन मिली मेरे को। और इस तरीके से धीरे धीरे मेरा सेंटर आज 3 साल में बहुत अच्छे मकाम पे है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि महिलाएं अभी बैग तैयार कर रही हैं, तो कुछ भी रॉ मटेरियल अगर महिलाएं सिलाई सीखती हैं निःशुल्क है, इनके बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं निःशुल्क है, इनको ट्यूशन पढ़ाया जाता है निःशुल्क है। और ये महिलाएं जो बनाती हैं रॉ मटेरियल हम इनको सिखाते हैं, तो उसके बाद जब बनाती हैं तो इनकी पर पीस की बनाई जाती है इनको, चाहे वो बैग है, कुशन है, गोबर के दिए हों या कैंडल हो। तो बहुत ही खुशी मिलती है कि हाँ ये महिलाओं को एक रोजगार मिला है और ये अपना कुछ नहीं तो अपने घर के साग सब्जी का या अपने बच्चे के स्कूल की फीस का भी खर्चा निकाल रही हैं। तो बहुत खुशी होती है क्योंकि अपनी कमाई का जो मेहनत का होता है उसमें एक अलग ही खुशी झलकती है। अभी 40-45 महिलाएं यहाँ पे जो जुड़ी हैं वो रोजगार पा रही हैं, तो उनको भी खुशी है। और उनसे ज्यादा खुशी मुझे है कि इतना सब कुछ होने के बाद आज मैं देख नहीं सकती एसिड अटैक हो गया और मेरा एक ही मकसद है कि कविता बिष्ट या और सर्वाइवर या रेप केस की बेटियां जो होती हैं उन लोगों की तरह ये महिलाएं या इनकी बच्चियों के साथ ऐसा कुछ काम ना हो। तो ये एक प्रॉपर रोजगार से जुड़ी रहें, इनको किसी के पास ऐसे जॉब करने की जाने की जरूरत ना पड़े। तो उस टाइम पे मुझे बड़ा खुशी होती है कि इतना सब कुछ मेरे साथ होने के बावजूद मैं इनके मतलब, वरना सब जानते हैं ये जिंदगी की सच्चाई है कि जो टोटली ब्लाइंड होता है उसे अंधा बोलते हैं लोग, अंधा करके ताने मारते हैं। तो कई बार मैं लोगों को बोलती भी हूँ कि तेजाब से उतना नहीं जला चेहरा जितना लोगों के शब्दों से दिल जलता है। कविता की बातें आपको झकझोर कर रख देंगी। उन्होंने बताया कि कैसे 2008 में जब उन पर वो खौफनाक वारदात हुई तो किस तरह उन्होंने इंसानियत को मरते हुए देखा। कैसे एसिड वारदात के बाद वो इलाज के लिए दर दर भटकती रहीं। कैसे आम लोगों से लेकर पुलिस और डॉक्टर तक सभी ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे साथ 2008 में एसिड अटैक हुआ था नोएडा में और 2007 में मैं वहाँ जॉब करने गई थी। और
जहाँ मैं रहती थी उसकी सेकंड गली पे वो लड़का रहता था और आते जाते देखता था, पसंद करता था और मैंने उसे देखा भी नहीं था। बाद में मेरी फ्रेंड के हाथ जवाब भेजता था वो फ्रेंडशिप का और मैरिज का, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा मैं यहाँ पे जॉब करने आ रखी हूँ और मेरे को ना फ्रेंडशिप करनी है ना मैरिज करनी है। तो उसने मेरी रूम पार्टनर को पहले ही बोल दिया था कि इसको अपनी खूबसूरती और चेहरे का घमंड है, अगर ये मेरे से शादी नहीं करेगी या दोस्ती नहीं करेगी तो इसकी शक्ल बिगाड़ दूंगा, तो लाइफ में कोई लड़का इससे शादी नहीं करेगा। तो उसने मुझे बताया नहीं था। तो ऐसा बोलने के 2-3 महीने से तो परेशान कर ही रहा था, लेकिन उसने 15 दिन पहले मेरी रूम पार्टनर को बोल दिया था। और 15 दिन बाद जब मैं सुबह फरवरी 2 तारीख को 5:15 बजे बस स्टॉप पे खड़ी थी, कंपनी के लिए गई थी, तो बस स्टॉप पे खड़ी थी, एकदम 2 जने बाइक में आए, दोनों ने हेलमेट पहना था, शॉल से कवर थे और पीछे वाले ने एकदम मग्गे से चेहरे पे एसिड मारा और भाग गए। पहले तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है चेहरे पे, कुछ भी ऐसा नहीं। 5 मिनट के बाद जब बिल्कुल जलन होने लगी, पूरा मांस गल के प्लास्टिक की तरह बह बह के बिल्कुल हाथों में भी चूने लगा और जलन आग लगने लगी और मैं नीचे जमीन पे गिर के चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसे ही करते करते 6-6:15 बज गया था। किसी ने भी मतलब हाथ नहीं लगाया। कई गाड़ियां गई, कई लोग गए, किसी ने बोला हमें नहीं फंसना इस मैटर पे, किसी ने कहा ड्यूटी को देर हो रही, किसी ने कुछ, मतलब किसी ने भी मतलब एक इंसानियत के नाते हेल्प नहीं करी। जब 6-6:15 बज चुका था तो एक अंकल आए, उन्होंने बोला बेटा क्या हुआ? मैंने कहा अंकल पता नहीं किसी ने मेरे चेहरे पे पानी डाल दिया और मुझे बहुत जलन हो रही है। तो अंकल ने बोला बेटा किसी ने पानी नहीं, किसी ने एसिड डाल दिया है। और तब तक मेरा चेहरा पूरा स्वेलिंग से बहुत बड़ा हो चुका था, आइज खोलने की कोशिश कर रही थी, नहीं हो पा रहा था, चिल्ला रही थी तो एसिड पेट में जा रहा था, सांस लेने में भी अंदर जा रहा था एसिड। तो फिर उन्होंने बोला कहाँ रहते हो? तो उन्होंने एक रिक्शे में मेरे को बिठाया और मैंने उन्हें बताया मैं वहाँ रहती हूँ। तो मेरे मकान मालिक के पास ले गए और मेरे मकान मालिक अंकल मुझे तुरंत ऑटो करके मुझे नज़दीकी अस्पताल ले गए। तो वहाँ पे भी इंसानियत किसी ने नहीं दिखाई, ना पुलिस वालों ने दिखाई, ना हॉस्पिटल वालों ने। तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि पहले FIR लाओ, तो अब हम हाथ लगाएंगे क्योंकि एसिड अटैक का मामला है। और थाने गए तो बोल दिया गार्जियन को लेके आओ, तो अब हम FIR दर्ज करेंगे। तो 2:30 बज गया था दोपहर का 2:30 बज गया था, कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं मिला। जब मैं कंपनी नहीं पहुंची तो कंपनी वालों का मकान मालिक के पास फ़ोन आया, तो उन्होंने बताया उनके साथ सुबह ऐसे ऐसा हो गया और अभी कहीं भी एडमिट नहीं कर रहे हैं, एसिड अटैक हो गया और मेरे हस्बैंड उसको घुमाने में है। फिर मेरी कंपनी के थ्रू एम्बुलेंस आई और वहाँ से जिला मराठी हॉस्पिटल से मुझे एम्बुलेंस में नोएडा से रखा गया। तो फिर मेरे को सफदरजंग दिल्ली में लाया गया और 3:30 बजे मुझे ICU में डाला। 2 फरवरी का ये हादसा था। 5:15 बजे एक लड़की के साथ एसिड अटैक होता है, कोई मदद किसी की नहीं मिलती, इंसानियत नाम की कहीं भी चीज़ नहीं, ना पुलिस डिपार्टमेंट में, ना हॉस्पिटल में और ना आम नागरिकों में। तो ऐसे करते करते 3:30 बज गया था। तो उस टाइम तक मेरा काफ़ी चेहरा डैमेज हो चुका था। तो फिर मेरे को 8 तारीख हल्का सा होश आया, तो मुझे आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था। मेरे फादर मेरे को मिलने आए ICU के अंदर, तो मैंने कहा पापा मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, आप कहाँ खड़े हो? पापा ने बोला बेटा मैं दाएं खड़ा हूँ, मैं लेफ्ट देख रही थी और पापा राइट खड़े थे। तो पापा रोते हुए बाहर चले गए। फिर मम्मी को भेजा तो मम्मी से भी मैंने वही बोला, तो फिर मैं बेहोश हो गई थी। फिर मुझे 1 महीना होश नहीं आया। कविता ने बताया कि कैसे उस कठिन दौर ने उन्हें कई बार जिंदगी तक खत्म करने के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इसे अपना पुनर्जन्म मानते हुए सकारात्मक रहने की कोशिश की। उन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और जरूरतमंदों के लिए काम करने का प्रण लिया। फिर मुझे 1 महीना होश नहीं आया। फिर 8 मार्च को महिला दिवस होता है, लेकिन 7 तारीख को डॉक्टर ने बोल दिया था अगर पेशेंट को होश आ गया तो ठीक है, वरना हम कल कोमा में डाल देंगे। तो 7 तारीख की रात 1:45 बजे मुझे होश आया और उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम ऐसा हो गया था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बहुत होपलेस हो गई। फिर वार्ड में शिफ्ट किया तो वहाँ लोगों के तानों से होपलेस हो गई, अरे लड़की की कुछ गलती होगी तब तेजाब डाला होगा या ऐसा वैसा जो भी था, बड़े ताने सुन के उस टाइम मन करता था कि यार मौत ही आ जाती तो अच्छा था। लेकिन मेरा अपना एक लाइफ के जीने का एक तरीका पहले भी रहा और अभी भी कि मैं हमेशा बी पॉजिटिव रहती हूँ। तो मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि इतना सब कुछ होने के बाद 96% में जल चुकी थी। और उस एसिड अटैक के बाद मेरा कान डैमेज हो गया, पूरा कान चला गया, दोनों आंखें चली गई, फेस पूरा डैमेज हो गया। और उसके बाद भी मैंने भगवान को शुक्र किया कि भगवान तेरा थैंक यू है कि मैं जिंदा हूँ, तूने मुझे पुनर्जन्म दिया है, मेरी देखने वाली लाइफ को छोड़ के अब तूने अगर मेरे को यही ज़िंदगी स्वीकार करी है तो धन्यवाद है और तू ही पालेगा। तो यही आस लेके मैं आगे जी और मैंने अपने आप को पुनर्जन्म माना इसको। जब से मैंने अपनी ब्लाइंड की ज़िंदगी जी है मैं इसको पुनर्जन्म मानती हूँ और भगवान का थैंक यू करती हूँ।
भी 2012 में हल्द्वानी आ गई थी। हल्द्वानी आके फर्स्ट उस टाइम पे डीएम थी हमारी निधिमणि त्रिपाठी मैडम। तो निधिमणि त्रिपाठी मैडम और गुरविंदर सिंह चड्डा समाज सेवी थे, तो उन लोगों के थ्रू मेरे लिए डोनेशन इकट्ठा किया गया 1,50,000 रुपए, जिससे मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई। क्योंकि मेरा चेहरा पहले काफ़ी डैमेज था और काफ़ी डरावना भी था, क्योंकि नीचे का होंठ नीचे ठुड्डी में चिपका था, ऊपर का होंठ ऊपर नाक पे चिपक चुका था। तो मेरे को उस टाइम पे ये था कि हाँ, थोड़ा सा मेरा फेस सही हो जाता, मैं ओपनली बाहर निकलने लगती, तो मैं भी समाज के लिए कुछ करती। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम ऑपरेशन के लिए अंदर ले जाया जा रहा था, तो मैंने ऑपरेशन में जाने से पहले प्रण किया था कि भगवान अगर थोड़ी बहुत मेरे को इस लायक बना दिया कि मैं बिना कब्र करे समाज में चलने लगूं, तो मैं भी समाज सेवा करूंगी ना, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ जितना मेरे से हो सकेगा, चाहे लोगों की मदद से, चाहे कुछ भी करूंगी। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, चेहरा थोड़ा ठीक हुआ। कविता आज महिलाओं और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हुई हैं। रामनगर के जसा गांजा क्षेत्र में कढ़ाई बुनाई और कई सजावटी सामान बना रही हैं। उन्होंने बताया कि 100 से ज्यादा महिलाएं उनसे प्रशिक्षण ले चुकी हैं। आज कविता के कविताज वुमेन्स सपोर्ट होम में कई सारी महिलाएं और ग्रामीण प्रशिक्षण ले रही हैं। कविता सभी के लिए प्रेरणा का काम कर रही हैं। मैं यहाँ अभी पिछले 3 महीने से आ रही हूँ और मैं यहाँ सिलाई सीखने आई थी। मुझे मशीन वगैरह की कोई जानकारी नहीं थी, किसी ने मुझे बताया कविता मैम जी का यहाँ पे सिलाई सेंटर है। मैं यहाँ पे सिलाई सीखने आई, तो यहाँ सीखते सीखते हमें सिलाई सीखने का आज यहाँ पे बैग बनाने का काम आया, हमें बैग बनाना भी आ गया है। मैम ने हमें रोजगार से जोड़ रखा है, जिससे हम आज तक यहाँ पे बहुत बेरोजगार लोग हैं यहाँ पे। अब सारी महिलाएं यहाँ पर हम सिलाई सीखते सीखते हम अपना रोजगार भी कर रहे हैं और अपना घर चलाने के लिए थोड़ी बहुत मदद हो जा रही है। मैं यहाँ 2 साल से आती हूँ और पहले मुझे कोई मतलब कि मशीन के बारे में ऐसी जानकारी नहीं थी, और यहाँ आके मैंने पहले हाथ वाली मशीन सीखी, फिर टायर वाली, फिर मोटर वाली, और यहाँ हमें एक अच्छा रोजगार मिलता है। कविता मैम ने सिखाया ये सब चीज़, जैसे पहले पेटीकोट, ब्लाउज, सूट और कुशन हो गए, बैग हो गए, और हमें यहाँ आराम से रोजगार मिल जाता है। यहाँ मैंने सिलाई सीखी और काफ़ी मतलब कई सारी चीज़ें सीखी हैं जिससे हम रोजगार से जुड़े हैं। अभी हमको बैग का ऑर्डर आया है, तो हम बैग सिल रहे हैं। जब बैग के साथ कभी कुशन और कई और चीज़ें जैसे कि दिए बनाना, और मतलब दिवाली पे जैसे अलग अलग टाइप के वो होते हैं, काम आते रहते हैं और इससे हमको रोजगार मिलता है। हम पढ़ाई के साथ साथ अपने पढ़ाई का खर्चा भी निकाल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो घर वालों की हेल्प भी हो रही है। कविता मैम का थैंक यू कि उनने हमको इस सेंटर खोला और हमको इस काम में इस काबिल बनाया कि हम अपने घर वालों की हेल्प कर पा रहे हैं। यहाँ पर सिलाई सेंटर भी जो है एक कविता मैडम ने जो है अच्छा कर रखा है, जो सिलाई का सेंटर खोल के और महिलाओं को रोजगार दिया है, और हमें भी यहाँ पर अवसर मिला है काम करने का। मैं यहाँ 3 महीने से आ रही हूँ सिलाई सीखने, और सिलाई सीखते सीखते यहाँ बैगों का ऑर्डर मिला मैम को, तो हम बैग भी सीख रहे हैं और इसी तरह हमें रोजगार भी मिला है। बहुत सी महिलाएं को रोजगार मिला है और अच्छा लगता है यहाँ पे मैम को देख के कि मैम हर महिलाओं को बुला बुला के कि यहाँ पे कुछ सीखो, और हम यहाँ पे इतना सीख रहे हैं। हम बैग बना रहे हैं अभी और रोजगार से भी जुड़ गए हैं। मेरे को यहाँ पे कविता मैम ने सिलाई सिखाई, अब मैं और महिलाओं को भी सिलाई सिखाता हूँ, और कविता मैम ने मुझे और बहुत कुछ भी सिखाया, जैसे खाना बनाना, और भी जो मुझे एक आत्मनिर्भर बना दिया, जैसे मुझे बहुत कुछ सिखाया मैम ने। और आज मैं यहाँ पे 120 महिलाओं को सिलाई सिखाता हूँ। हमारी आधी महिलाएं अभी तक सीख के चले गई हैं, और यहाँ पे महिलाओं के लिए रोज़गार भी आते रहता है। जैसे कोई कभी बैग के ऑर्डर दे देते हैं, जैसे इस समय हमें 100 बैगों का ऑर्डर आ रखा है। एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। पहले मैं भी समझता था मैं कुछ नहीं कर सकता, अब कविता मैम को देख के मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हें देख के हमें, वो बिना देखे इतना सब कुछ करती हैं, तो उन्हें देख के हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हमें आगे सब बहुत कुछ करते रहना चाहिए और हमें अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वहीं रामनगर महाविद्यालय में प्रोफेसर जीसी पंत का कहना है कि उनकी नजर में कविता बिष्ट भवानी भगवती का पर्याय हैं। उन्होंने कहा है कि कविता आज भले ही देख नहीं सकती, लेकिन अपनी अंतर्दृष्टि से वो इस समय हजारों महिलाओं के बीच वो भगवती भवानी के रूप में अवतरित हुई हैं और उन्हें सशक्त बना रही हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ईश्वर इस लड़की को इतना आत्मबल देगा, वह अपने पांव पर स्वयं तो खड़ा होगी ही, और उसने पीड़ा को महसूस किया है। इसलिए इस समय कविता बिष्ट जो है वो मेरी नज़रों में तो भवानी भगवती का दूसरा नाम है, पर्याय है।
क्योंकि वो सैकड़ों महिलाओं की को काम से जोड़ रही है, क्योंकि उसने महिला की पीड़ा को समझा है। कोई ये नहीं कह सकता है कविता बिष्ट के कामों को देख करके कि ईश्वर ने एक दुर्घटना के तहत इनकी आंखें छीन ली हैं। मैं तो ये कहूँगा कि परमात्मा की एक बहुत बड़ी कृपा दृष्टि इस बेटी पर है कि उसे अंतर्दृष्टि ईश्वर ने दी है, और वह जो है इस समय महिलाओं के बीच में तो भगवती भवानी के रूप में अवतरित हुई हैं और हजारों महिलाओं को, लड़कियों को काम सिखा रही हैं, उनको स्वावलंबन सिखा रही हैं, और जिससे कहीं न कहीं एक महिला सशक्तिकरण जो बात कही जाती है वो वास्तविक रूप में हमें धरातल में दिख रही है। उसके लिए मैं कविता बिष्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं ईश्वर उन पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। इन्हीं शब्दों के साथ कविता ने बताया कि कविताज वुमेन सपोर्ट होम में बनने वाले कुशन, बैग, पर्दे, भगवान की मालाएं, गोबर के दीपक और एपण ऑर्डर मिलने पर बनाया जाता है और उन्हें बेचा भी जाता है, जिससे महिलाओं को और जरूरतमंद लोगों को रोजगार का साधन मिल रहा है। कविता बिष्ट के इसी हौसले को देखते हुए उन्हें महिला सशक्तिकरण की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। आज कविता बिष्ट उन लाखों करोड़ों महिलाओं और पुरुषों के लिए प्रेरणा बनी है जो जीवन के संघर्ष से लड़ रहे हैं। संवाद 365 कविता बिष्ट को सलाम करता है। रामनगर से अमित बेलवाल की रिपोर्ट।